गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है प्रामाणिक एसएस चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका लेक्चर 1 है, और जो बच्चे मेरे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और ये जो है वो जेटेड सीटेड हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका बीएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे बच्चे यहाँ पर चाहते हैं कि हमको नोट्स चाहिए या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये आपके सिलेबस से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किन का पार्ट है? वो पार्ट है साइकोलॉजी का, मतलब मनोविज्ञान का वो एक भाग है, वो एक पार्ट है, और जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे जो शिक्षार्थी है वो कैसे शैक्षिक वातावरण में शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और इसमें क्या करते हैं, इसमें टीचर्स को, जो शिक्षक है उनको क्या मदद मिलती है, उनको स्टूडेंट के बिहेवियर, उनके सीखने की जो प्रोसेस है उनको समझने में टीचर्स को हेल्प मिलती है। अगर टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर अगर ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो वो बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, उनके अनुसार उनको पढ़ा पाएंगे, उनकी रुचि के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है, एक भाग है किसका? साइकोलॉजी का। और यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि शैक्षिक वातावरण में कैसे छात्र शिक्षा ग्रहण करेंगे, कैसे नॉलेज एक्वायर करेंगे। ठीक है, और इससे क्या मदद मिलती है शिक्षक को? इससे टीचर्स को यह मदद मिलती है कि बच्चे के व्यवहार, बच्चे कैसे सीखते हैं, उस प्रोसेस को, उस चीज़ को सीखने में मदद मिलती है। और मदद कौन करती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, वाई सम स्टूडेंट अंडरस्टैंड क्विकली वाइल अदर्स टेक मोर टाइम। एजुकेशन साइकोलॉजी एक्सप्लेन दिस। देखिए, क्या है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, आप देखिए होंगे आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही जल्दी किसी भी सवालों के जवाब दे देते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो मैथ के जो प्रॉब्लम्स हो गए हैं वो जल्दी समझ नहीं पाते, उनको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है किसी भी चीज़ को, टॉपिक को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। तो इसका जो जवाब है वो कौन देता है? इसका जवाब आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी देती है कि क्यों बच्चे को समझने में इतना समय लगता है, क्यों वो कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, कंसेप्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अवधारणाएं। तो कंसेप्ट है क्या? एजुकेशन साइकोलॉजी का हम लोग अभी कंसेप्ट समझेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ नॉट ओनली थियोरेटिकल। एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो है वो सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। ठीक है, वो बल्कि क्या है? व्यवहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल है। एजुकेशन साइकोलॉजी को जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो सिर्फ थियोरेटिकली खाली पढ़ के हम लोग नहीं रह जाएंगे, उसको हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर? स्टूडेंट के ऊपर। हम लोग रियल लाइफ में हम लोग स्टूडेंट को समझने की कोशिश करेंगे, उनके व्यवहार को, उनके पैटर्न्स को, उनके थॉट्स को हम लोग क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे, और उनको हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। और ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे? हम लोग क्लासरूम में अप्लाई करेंगे। कहाँ? क्लासरूम में अप्लाई करेंगे। किनके ऊपर? छात्रों के ऊपर। तो कंसेप्ट क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का? एजुकेशन साइकोलॉजी खाली थियोरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी है। हम लोग उसको रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। और ये जितने भी सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है, उनको हम लोग क्लासरूम में अप्लाई करेंगे। और उनके क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्लासरूम में अप्लाई करेंगे? ठीक है, तो पहला जो है वो लर्निंग, मतलब अधिगम जिसे कहते हैं हम लोग। तो बच्चे को कैसे नॉलेज एक्वायर करना है, उनको किस प्रोसेस से उनको जाना है, उसको हम लोग समझाएंगे। उन लोगों को हम लोग गाइड देंगे पढ़ने के लिए कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, वो हो गया आपका शिक्षण, जिसे हम लोग टीचिंग कहते हैं। बच्चे को मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे बच्चे को मोटिवेट नहीं करती है कि तुम लोगों को ऐसा पढ़ना है, वैसा करना है, तब जाकर लाइफ में तुम ये बन पाओगे, वो बन पाओगे। तो बच्चे को हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली बच्चे को हम लोग क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे।
डेवलपमेंट, विकास, बच्चे का क्या, इससे क्या होगा, बच्चे के शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे क्या होंगे, विकास होंगे। और हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, हर व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता है, ठीक है। इसे हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस भी कहते हैं, एक सेकंड, इसे हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। एवरी लर्नर इज यूनिक, हर एक लर्नर, हर एक जो शिक्षार्थी है वो अपने आप में विभिन्न है, और उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है, जिसका अधिगम, जिसे हम लोग कहते हैं अधिगम, जिसकी प्रक्रिया है वो सब में अलग अलग होगी। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ए टीचर यूजेस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टू मेक स्टूडेंट इंटरेस्टिंग। तो ये क्या करता है, स्टूडेंट जो टीचर्स जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण, जो गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं किनके ऊपर, छात्र के ऊपर। क्यों उपयोग करते हैं, ताकि जो शिक्षा में जो है बच्चे रुचि ले सके, ठीक है। अगर बच्चे को हम लोग थियोरेटिकली अगर रख देंगे तो बच्चे को कोई टॉपिक आसानी से समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम लोग एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर्स को अंडरस्टैंड कर सके, बहुत ही जल्दी समझ सके। तो उन्हीं चीज़ को समझने के लिए जो इसके ऊपर जो रिसर्चर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कुछ अपने थ्योरीज दिए हैं, तो उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो B.F. स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर व्हिच आर रिलेटेड टू लर्निंग। शैक्षिक मनोविज्ञान व्यवहार के उन पहलुओं का अध्ययन है जो अधिगम से संबंधित है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान व्यवहार जो है वो उन पहलुओं से अध्ययन है, ठीक है, उन पहलुओं का अध्ययन है जो अधिगम से संबंधित है, ठीक है, जो लर्निंग से रिलेटेड है। ये किसने कहा था, ये कहा था B.F. स्किनर ने कहा था। E.A. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा था, E.A. पिल ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। चार्ल्स ई स्किनर ने क्या कहा था, एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये सब आपको खाली टर्म सब आपको याद रखना, क्या कौन क्या बोला है, एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो इनमें आपको थोड़ा सा अच्छा नंबर मिलेगा और बूस्टअप होगा आपका जो आंसर होगा, ठीक है। और इनको आप एग्जैक्टली आपको याद करना है, नहीं तो आप तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। लास्ट है जेम्स ड्रेवियर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू एजुकेशन। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अनुप्रयोग है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सब जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये सारी चीज़ें दी थी, उन्होंने क्या क्या कहा था, तो ये सारी बातें उन्होंने कही थी। मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को बता दिया है, और आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी हम लोग चलते हैं नेचर, प्रकृति। एजुकेशनल साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। तो इन एंशियंट टाइम साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड द साइंस ऑफ सोल। प्राचीन समय में विज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। तो जो एंशियंट टाइम था, मतलब जो प्राचीन काल जो थे, एक सेकेंड, जो प्राचीन काल थे उस समय क्या था ना, जो एजुकेशन साइकोलॉजी को जो था उसको ऐसा माना जाता था कि वो विज्ञान की आत्मा है, सोल ऑफ साइंस है, ऐसा उस समय माना जाता था, ठीक है। फिलोसोफर बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर वाज कंट्रोल्ड बाय सोल। तो फिलोसोफर जो थे, जो दार्शनिक थे, उनका ऐसा मानना था कि जो मानव का जो व्यवहार है, इंसान का जो व्यवहार है, वो उनकी जो आत्मा है उनके द्वारा उसको कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था, ठीक है। या फिर ऐसा हम लोग कह सकते हैं दार्शनिकों का मानना था, ठीक है। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजी एज द सोल ऑफ साइंस का मतलब क्या है। साइकोलॉजी ऑफ द सोल ऑफ साइंस का मानना है कि उसका मतलब ये है कि जो फिलोसोफर्स थे, जो थिंकर्स थे, वे लोगों का मानना था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, वो आत्मा के द्वारा, सोल के द्वारा कंट्रोल किया जाता। हम लोग जो भी जैसे भी एक्ट कर रहे हैं, जैसे भी व्यवहार कर रहे हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वो आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और इन एंशियंट टाइम, जब प्राचीन समय में वैज्ञानिकों का मानना था कि जो
आत्मा का विज्ञान होता है। कौन? एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो, साइकोलॉजी जो है वो क्या है? वो विज्ञान की आत्मा है, मतलब सोल ऑफ साइंस है, ऐसा उनका मानना था। आई होप इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मेन थिंकर्स, इनमें क्या क्या प्रमुख थिंकर्स थे? एक थे प्लाटो और एक थे एरिस्टोटल। इन दोनों का आपको याद रखना है। उदाहरण से समझते हैं। इफ ए पर्सन हेल्प पुअर एंशियंट थिंकर सेड दैट इट इज बिकॉज द प्योर ऑफ सोल। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप ही किसी गरीब व्यक्ति को मदद कर रहे हैं, मान लीजिए उसके लिए, उसके पास खाने को कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने को, तो आप उसको कुछ कपड़ा, कुछ पानी पीने के लिए दिए, कुछ खाना दिए। तो एंशियंट जो थिंकर थे, जो प्राचीन कालीन जो विचारक थे, उनका ये मानना था, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनका आत्मा जो है वो पवित्र है, ठीक है, जिसके वजह से आपने उसका मदद किया, तो ये उनका मानना था, जिसकी वजह से आप उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, और आपका जो सोल है वो क्या है? प्योर सोल है, ठीक है। लिमिटेशंस, सोल कैन नॉट बी सीन और मेजर साइंटिफिकली। आत्मा को देखा या मापा नहीं जा सकता है, ये इसका लिमिटेशंस था। नो क्लियर डिफिनेशन ऑफ सोल, आत्मा का स्पष्ट परिभाषा नहीं था, ठीक है। फिजिकल साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, लेटर साइकोलॉजी, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक है, नेचर में। लेटर साइकोलॉजी वाज कॉल्ड द साइंस ऑफ माइंड। बाद में क्या कहा जाने लगा? बाद में कहा जाने लगा कि साइंस ऑफ माइंड है। बाद में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, ठीक है। इट फोकस ऑन थिंकिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन एंड रीजनिंग। इसमें सोच, स्मृति, कल्पना और तर्क पर ध्यान दिया गया। किसमें? साइंस ऑफ माइंड में। साइंस ऑफ माइंड में सबसे पहले क्या, किस चीज़ पे फोकस किया गया है? फोकस किया गया है थिंकिंग, सोचने पर, मेमोरी पर, स्मृति पर, इमेजिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं कल्पना, और रीजनिंग, तर्क पर। इन सभी चीज़ों के ऊपर इसमें कहा गया। किसमें? साइंस ऑफ माइंड में। तो मेन थिंकर्स कौन कौन थे इसमें? इसमें थे रेने डेस्क्रेट्स और जॉन लॉकी। ये दो इसमें मेन थिंकर थे। किसमें थे मेन थिंकर? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड में ये मेन थिंकर थे, दो जन। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ए स्टूडेंट सॉल्विंग ए पजल यूज मेमोरी एंड रीजनिंग, सो इट वॉज सीन एज द वर्क ऑफ माइंड। एक छात्र पहली हल करते समय स्मृति और तर्क का उपयोग करता है। तो एक छात्र, मान लीजिए कोई पजल है, ठीक है, कोई पहेली है, और उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है? वो मेमोरी और रीजनिंग, मतलब तर्क और स्मृति का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसे मन का कार्य माना गया, और इसलिए इसको वर्क ऑफ माइंड, मन का कार्य इसे कहते हैं, वर्क ऑफ माइंड इसे क्या कहा गया? माना गया है। तो बच्चे क्या करेंगे? मेमोरी और रीजनिंग का उपयोग करेंगे किसी पजल को सॉल्व करने के लिए। और इसमें क्या हो रहा है? आपका दिमाग का उपयोग हो रहा है। आपका दिमाग का उपयोग हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। इसके क्या क्या लिमिटेशंस है? माइंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, मन को सीधे नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। मन को जो है, आप क्या, अपने मन को आप देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्ट टू मेजर साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से मापना कठिन है। अगर आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को अगर आप साइंटिफिकली अगर आप मेज़र करने जाएंगे तो उसको मेज़र करना मुश्किल है। किसको? साइंस ऑफ माइंड को। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेटर साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बाद में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। तो बाद में क्या हुआ? जैसे कि इसके आने के बाद आपका साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। लेटर साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बाद में क्या डिफाइन किया गया? साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब विज्ञान का चेतना कहा गया, ठीक है। इट स्टडीड अवेयरनेस, सेंसेशन, फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग जागरूकता, संवेदना, भावना और अनुभव का क्या करते हैं? इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसके मेन थिंकर्स कौन थे? विल्हेम वुंट थे पहले थिंकर्स, ठीक है। दूसरे थे आपका विलियम जेम्स। एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे क्या क्या एग्जाम्पल्स थे इसके। व्हेन ए स्टूडेंट फील नर्वस,
बिफोर एग्ज़ाम इट रिफ्लेक्ट कॉन्शियस ऑफ फीलिंग। देखिए, जब भी कोई बच्चे जो होते हैं एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचते हैं और उसको नर्वसनेस फील होती है, उसको डर लगने लग जाता है, उसको घबराहट महसूस होने लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड है कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड आएगा, पेपर आसान नहीं आएगा, क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके जो माइंड में इस तरह के जो विचार है वो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, जिसके वजह से ये नर्वसनेस की फीलिंग आती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए कौन सी मेथड हम लोग यूज करेंगे? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं? कॉन्शियसनेस चेंज कॉन्स्टेंटली, तो लगातार जो चेतना है, आपकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो लगातार आपकी क्या होती है? वो बदलती रहती है। इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव, आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत होती है। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। मॉडर्न साइकोलॉजी डिफाइन साइकोलॉजी एज द बिहेवियर, तो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया? उसको डिफाइन किया गया है कि साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा मॉडर्न साइकोलॉजी में कहा गया। इट स्टडीज ऑब्जर्वेबल एक्शन एंड रिस्पॉन्स, इसमें कार्य और प्रतिक्रियाओं का क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं। इसके जो मेन थिंकर्स थे वो कौन थे? वो थे जॉन बी वाटसन और बी.एफ. स्किनर। इसके दो मेन थिंकर्स थे। एग्जाम्पल से समझते हैं। When a टीचर प्रेजेस स्टूडेंट, जब टीचर्स अपने स्टूडेंट को क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तब क्या करते हैं? बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, और इसके ये जो चीज़ है वो उसके आपके वो जो हार्ड वर्क करेंगे उसके जो व्यवहार है उसमें आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? साइंस एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब विज्ञान और वस्तुनिष्ठ। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, निरीक्षण और प्रयोग पर आधारित है। मेजरेबल बिहेवियर, और ये क्या? मापनीय व्यवहार है। देखिए, बच्चे को अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने दे रहे हैं, अगर बच्चे उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ये मेथड। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इनके फीचर्स। तो अभी हम लोग आ जाते हैं मेन स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के मुख्य क्षेत्र। तो इसकी जो पहला जो क्षेत्र है वो क्या है? मानव व्यवहार, जिसे कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशन साइकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं इन एजुकेशनल सिचुएशन। किस में? एजुकेशनल सिचुएशन में, शैक्षिक परिस्थितियों में। ठीक है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इसमें क्या मदद मिलती है? इसमें स्टूडेंट को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, जैसे कि कार्य, भावना और प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। किनको? टीचर्स को। वाई ए स्टूडेंट बिकम एंग्री और हैप्पी इन क्लास, क्यों बच्चे क्लास में खुश हैं और गुस्सा है, इन सभी चीज़ों को समझने में भी मदद मिलती है। कौन? अगर आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो मानव के व्यवहार के बारे में, कब वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उसके एक्शंस है, क्यों उसके इमोशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर वो पहले से ही पढ़ के बैठा हुआ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि। इट स्टडीज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें हम लोग किस चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं? इसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन करते हैं इसमें हम लोग। ए चाइल्ड, जैसे कि एक बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर तर्क करना सीखता है। तो ये क्या होता है? ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ये आज अगर बच्चा 1 साल का है तो कल सुबह उठ के वो 18 साल का नहीं हो जाएगा। ये थोड़ा आपका स्टेप बाय स्टेप, पहले बच्चा चलना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर क्या करना सीखेगा, फिर वो तर्क करना सीखेगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बच्चे क्या होते हैं? विकास और वृद्धि के और मूव करते हैं। द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव। इट स्टडीज द एक्सपीरियंसेस थ्रू विच स्टूडेंट्स लर्न न्यू नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। उन अनुभवों का अध्ययन कराती है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस क्या करता है? उन अनुभव का अध्ययन कराता है। कौन सा अनुभव का? जिनके माध्यम से विद्यार्थी नया ज्ञान, नया कौशल और नया दृष्टिकोण सीखते हैं।
किसमें? लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अधिगम अनुभव के थ्रू। लर्निंग एक्सपीरियंसेस थ्रू गेम्स, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। तो बच्चे किसके थ्रू सीखते हैं? जैसे कि आपका हो गया गेम्स हो गया, और क्या हो गया? प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स। इन सभी चीज़ों से बच्चे क्या होते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस में उनको मदद मिलती है। लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। इट स्टडीज हाउ लर्निंग टेक प्लेस थ्रू अटेंशन, मेमोरी, प्रैक्टिस एंड मोटिवेशन। यह अध्ययन कराती है कि ध्यान, स्मृति, अभ्यास और प्रेरणा के माध्यम से सीखना कैसे होता है। तो बच्चे कुछ भी चीज़ जो सीखते हैं, तो पहले बच्चे अटेंशन, फिर मेमोरी, फिर प्रैक्टिस, फिर मोटिवेशन के थ्रू, इन सभी मेथड के थ्रू बच्चे क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को सीखते हैं। अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन ही ना हो, ठीक है, उसके अंदर किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरणा ना हो, मोटिवेशन ना हो, तो क्या, अगर मैं आपको कह दूं कि आज आपको पहाड़ चढ़ना है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही ना हो, कि आपको प्रेरणा ही ना हो, कि आपको हम अंदर से मोटिवेट ना करें कि आपको माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा, तो आप सभी लोग आपको वर्ल्ड में जानने लगेंगे। तो क्या ये एक मोटिवेशन है, ये एक रीइंफोर्समेंट है, जिससे आपको क्या मिल रहा है? आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट मतलब होता है पुरस्कार एवं दंड, ठीक है। तो आपको हम क्या करेंगे? आपको हम एक्सटर्नली आपको क्या करेंगे? आपको हम मोटिवेट करेंगे, तब आप उस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के थ्रू, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। मेमोरी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका मेमोरी शार्प नहीं होगा, उन सभी चीज़ों को आप याद नहीं रख पाएंगे। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे किसी चीज़ को तो आप समझ नहीं पाएंगे। रिपीटेशन हेल्प इन मेमोराइजेशन, अगर आप किसी चीज़ को रिपीटेडली करते रहते हैं, मान लीजिए आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर किसी चीज़ को लिखते हैं, लिख के आप पढ़ते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आपको मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए, आप ज़्यादा दिन तक या फिर ज़्यादा देर तक उन सभी चीज़ों को, कंसेप्ट्स को आप याद रख सकते हैं। किसके थ्रू? रिपीटेशन के थ्रू। और आपको किन किन चीज़ों रिपीटेशन करना है, कौन कौन सा मेथड यूज करना है? आपको अटेंशन, मेमोरी, प्रैक्टिस और मोटिवेशन, इन सभी चीज़ों से आपको लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसमें आपको क्या मिलेगी? आपकी बढ़ोतरी मिलेगी और आपको हेल्प करेगी और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लर्निंग सिचुएशन ऑन इन्वायरमेंट, अधिगम स्थिति या वातावरण। इट स्टडीज क्लासरूम एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट लर्निंग। इसमें हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? वातावरण और परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। और इसमें किस चीज़ को सीखने में मदद मिलती है? ये जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, वो बच्चे की जो सीखने की जो परिस्थितियाँ हैं उसको क्या करती है? उसको अफेक्ट करती है। लर्निंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट, अधिगम स्थिति या वातावरण। इट स्टडीज क्लासरूम एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंटल अफेक्ट लर्निंग। इसमें कक्षा के वातावरण और परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो सीखने को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर क्लासरूम क्लीन होगा, शांतमय होगा, पीसफुल होगा, जहाँ पर ज़्यादा चिल्ला-चिल्ली नहीं, एकदम टोटली साइलेंट मोड में रहेगा, और बच्चे उस समय क्या होता है? ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उस समय बच्चे पढ़ पाएंगे, और बच्चे का जो कंसंट्रेशन है क्लासरूम में वो क्या होंगे? इंक्रीज होगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। एवरी स्टूडेंट डिफर इन इंटेलिजेंस, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी। तो बच्चे का जो, इसके ऊपर एक टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, इसका एक वीडियो मेरा बना हुआ, आप इसमें देख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या होते हैं? बच्चे, अगर आप देखें, बच्चे की जो बुद्धि हो गया, क्षमता हो गया, रुचि हो गया, मतलब इंटेलिजेंस हो गया, एबिलिटी हो गया, इंटरेस्ट हो गया और पर्सनैलिटी हो गया, बच्चे का आपको डिफरेंट मिलेगा। वन स्टूडेंट इज गुड इन स्पोर्ट, एक बच्चे स्पोर्ट में अच्छा है, दूसरे बच्चे पढ़ाई में अच्छा है। तो बच्चे का जो बच्चे जो हैं वो हर फैक्टर में अलग अलग आपको नज़र में आएगा। चाहे आप उसको, कि कोई बच्चे देखेंगे स्पोर्ट में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो हर बच्चा अलग अलग है। चाहे उसको ज्ञान के ऊपर देख लीजिए, मतलब इंटेलेक्चुअल देख लीजिए, या फिर आप इमोशनल देख लीजिए, सोशली देख लीजिए, इमोशनली देख लीजिए, हर चीज़ में बच्चा क्या हो गया? आपको डिफर नज़र आएगा। इवन उसकी पर्सनैलिटी भी आपको डिफर नज़र आएगा। और दो को, जो मान लीजिए कोई ट्विंस पैदा हुआ, उनका जो चेहरा जो सेम हो सकता है, उनका अपीयरेंस सेम हो सकता है, बट उनके इंटेलिजेंस लेवल, उनका एबिलिटी, उनका इंटरेस्ट, उनका पर्सनैलिटी, हर चीज़ में आपको डिफरेंट नज़र आएगी। पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट, इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट के ऊपर पढ़ेंगे, मतलब व्यक्तित्व और समायोजन के बारे में पढ़ेंगे। इट स्टडीज
पर्सनैलिटी, इसमें हम लोग जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में, उनके जो गुण है उसके ऊपर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। बच्चे कैसे स्कूल में एडजस्ट करते हैं टीचर के साथ, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे कि इंट्रोवर्ट चाइल्ड स्लोली बिकम कॉन्फिडेंट इन स्कूल। तो देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत ही शाय होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, वो ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है, अपने आप में खोए हुए रहते हैं, ठीक है। और एक बच्चे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट, वो खुल के सब कुछ बोलते हैं, सबसे शेयर करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। तो जो इंट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं वो स्लोली वो क्या करते हैं, वो कॉन्फिडेंट खुद को फील करते हैं स्कूल में और सबसे घुलते हैं, मिलते हैं। लेकिन बट इंट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं वो किसी से बहुत ही जल्दी ओपन नहीं हो जाते, हर किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, हर किसी से उनको मिलना पसंद नहीं है। बट ये धीरे धीरे उनके अंदर ये सुधार आने लगती है। टीचर्स, शिक्षक, 8वां पॉइंट, इट स्टडीज टीचर्स बिहेवियर। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो टीचर्स के बिहेवियर है, मतलब टीचर्स के जो व्यवहार है, टीचर की जो टीचिंग स्टाइल, जो पढ़ाने का तरीका है, लीडरशिप, नेतृत्व, और रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ उनका जो संबंध है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि अगर एक फ्रेंडली टीचर, अगर दोस्ताना हो, फ्रेंडली हो, तो सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। कोई भी चैप्टर अगर टीचर फ्रेंडली हो, थोड़ा हंसी मजाक खुल के थोड़ा फन वे में अगर पढ़ा दे तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है क्लास में। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन एवं परामर्श। इट हेल्प्स स्टूडेंट सॉल्व एकेडमिक, इमोशनल एंड करियर प्रॉब्लम। इसमें बच्चे को किस चीज़ में मदद मिलती है, इसमें एकेडमिक, इमोशनल और करियर प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। किसमें, गाइडेंस और काउंसलिंग। अगर बच्चे को अच्छी तरह से गाइड किया जाए बचपन से ही, तो देखिएगा एक आईएएस का बच्चा आईएएस ही बनता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है। तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि अगर बचपन से उसको अगर सही गाइडेंस और मतलब सही मार्गदर्शन और सही परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर बचपन से सही तरीके से दिया जाए तो बच्चे का जो करियर प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। हेल्पिंग स्टूडेंट चूज सब्जेक्ट और रिड्यूस स्ट्रेस। तो बच्चे को हम लोग उसके अनुसार, उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचि के अनुसार, जिसमें उस जो सब्जेक्ट उसको पसंद है, अगर उस चीज़ में अगर उसको हम लोग करियर में उसको मदद करेंगे तो बच्चे की जो एजुकेशन के ऊपर जो स्ट्रेस है, जो उसको तनाव महसूस होता है, ये पढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, जैसे किसी बच्चे को मैथ सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट महसूस होती है, और उसकी जगह उसको अगर बायोलॉजी हम लोग सजेस्ट कर दें और वो बायोलॉजी लेके पढ़े तो उसको पढ़ने में आसानी होगी, या फिर आर्ट्स लेके पढ़े। तो बच्चे के अनुसार, बच्चे के रुचि, बच्चे के एबिलिटी के अनुसार अगर उसको गाइडेंस या फिर काउंसलिंग दिया जाए तो बच्चे का जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा खुल जाएंगी और उनको करियर में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आगे वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाएंगे। फ्लो चार्ट, पहले क्या आएगा, पहले आपका बिहेवियर आएगा, फिर आपका लर्निंग, फिर डेवलपमेंट, फिर आपका एडजस्टमेंट, फिर सक्सेस, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आप लोगों को याद रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। काहे कि जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग थक जाएंगे, फिर पढ़ नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग प्रामाणिक एसएससी। और जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और किसी को नोट्स चाहिए, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को वेट कीजिए। और जिनको भी टेस्ट वोस्ट लगाना है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारे जो वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय।